हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ की प्रीलिम टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है 2023 की। यह टेस्ट नंबर आपका 102 है। 101 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि बीपीएससी, एमपीपीएससी, झारखंड पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, हिमाचल प्रदेश पीसीएस या फिर आरएस, तो आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। या किसी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हैं वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लें कि मेरी जब भी वीडियो आए तो उनको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम न्यायालय अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस अधिनियम के अनुसार ग्राम न्यायालय केवल सिविल मामलों की सुनवाई कर सकता है, आपराधिक मामलों की नहीं। दूसरा यह कि यह अधिनियम स्थानीय सामाजिक सक्रियतावादियों को मध्यस्थ सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार करता था। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? देखिए, बात की जा रही है ग्राम न्यायालय अधिनियम के संदर्भ में। देखिए, ग्राम न्यायालय अधिनियम कब का है? तो ये है आपका 2008 का। ठीक है। इस अधिनियम के अकॉर्डिंग ग्राम न्यायालय केवल जो है कि सिविल मामलों की सुनवाई कर सकता है, आपराधिक मामलों की नहीं। देखिए, इस अधिनियम के अकॉर्डिंग जो अध्याय 3 है उसमें धारा 11 के तहत ग्राम न्यायालय सिविल प्रक्रिया संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता दोनों के तहत जो है कि सुनवाई कर सकता है। इट मीन्स कि सिविल मामलों की भी सुनवाई कर सकता है और जो आपराधिक मामले हैं उसकी भी सुनवाई कर सकता है। बट यहाँ पे दिया गया है कि नहीं कर सकता है, आपराधिक मामले की केवल सुनवाई करेगा, सिविल मामलों की नहीं। ऐसा नहीं है। ये जो अधिनियम है ग्राम न्यायालय अधिनियम, ये जो कि सिविल मामलों की भी सुनवाई कर सकता है और आपराधिक मामलों की भी सुनवाई कर सकता है। दूसरा है कि यह अधिनियम स्थानीय सामाजिक सक्रियतावादियों को मध्यस्थ सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार करता है। यह बिल्कुल सही है कि देखिए, इस अधिनियम के अकॉर्डिंग जो अध्याय 5 है उसमें धारा 27 का 1 है, उसके अकॉर्डिंग जो है कि स्थानीय सामाजिक जो है कि सक्रियतावादियों को मध्यस्थ सुलहकर्ता के रूप में जो है कि ये स्वीकार किया जाता है। तो दूसरा आपका सही है और पहला क्या है? गलत है। तो ये हो जाएगा आपका केवल 2। भारत के चांगपा समुदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मुख्यतः राजस्थान राज्य में रहते हैं। यह अच्छे किस्म का ऊन देने वाले पश्मीना बकरे बकरियों को पालते हैं। इन्हें अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में रखा जाता है। देखिए, बात की जा रही है चांगपा समुदाय बोल सकते हैं या फिर चंपा समुदाय। देखिए, ये लोग जो है ना मुख्य रूप से कहाँ, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में ये जो कि पाए जाने वाले एक अर्ध खानाबदोश तिब्बती लोगों का ये समुदाय है, न कि ये राजस्थान में। ठीक है। कहाँ पे ये पाए जाते हैं? तो ये जो है कि चंपा या चंगपा समुदाय के जो लोग हैं वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका गलत। और ये जो लोग हैं ना, ये अच्छे किस्म का ऊन देने वाले जो पश्मीना बकरे बकरियां होते हैं उनको ये पालते हैं। और भारत सरकार का जो आरक्षण कार्यक्रम है उसके तहत जो है कि इन्हें अनुसूचित जनजाति में सूचीबद्ध किया गया है। तो ये भी आपका सही है और ये भी सही है। पहला गलत है आपका, तो इट मीन्स कि 2 और 3 क्या है? सही है। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन कि 2 और 3 सही है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत में आर्थिक नियोजन संबंधी प्रस्ताव सर्वप्रथम सन 1934 ईस्वी में विश्वेश्वरैया की पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया में आई थी। दूसरा है कि 1944 ईस्वी में बॉम्बे के 8 उद्योगपतियों द्वारा बॉम्बे प्लान प्रस्तुत किया गया, जिसमें 15 वर्षीय सूत्रबद्ध योजना थी। बॉम्बे प्लान के सूत्रधार श्री मन्नारायण थे। देखिए, भारत में आर्थिक नियोजन संबंधी जो प्रस्ताव है वो सर्वप्रथम 1934 ईस्वी में विश्वेश्वरैया की जो पुस्तक थी प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, इसमें आई थी। बिल्कुल सही है। और 1944 में बॉम्बे के जो 8 उद्योगपति थे उनके द्वारा जो है कि बॉम्बे प्लान प्रस्तुत किया गया था, जिसमें 15 वर्षीय सूत्रबद्ध योजनाएं थी। ये भी आपका सही है। और जो बॉम्बे प्लान था, बॉम्बे प्लान के सूत्रधार जो कि श्रीमन नारायण नहीं थे, बॉम्बे प्लान के सूत्रधार कौन थे? तो ये जो है कि सर आरदेशियर दलाल थे। ठीक है। तो ये गलत है। पहला और दूसरा सही है और तीसरा गलत है। तो ये हो जाएगा केवल 1 और 2 सही है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर कर चयन कीजिए।
यह पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई। देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में बात की जा रही है कि इसका संबंध जो है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा है। पहली पंचवर्षीय योजना जो थी ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, ये बताया जा रहा है यहाँ पे। लेकिन जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो जो है कि हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, न कि पीसी महालनोबिस मॉडल पे। देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना का टाइम ड्यूरेशन रहा आपका 1951 से 56 के बीच, ठीक है। और ये जो है कि हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। पीसी महालनोबिस मॉडल पे कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित थी, तो उस पे जो है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना आधारित थी, जो कि 1961 से लेकर के 66 तक थी, ठीक है। और इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी, प्रथम पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। कृषि को जो है कि उच्च प्राथमिकता दी गई थी। तो दूसरा सही है और पहला क्या है, गलत है। तो ये हो जाएगा आपका केवल बी सही है। समताप मंडल के निचले भाग में जेट विमान बहुत आसानी और निर्विघ्नता के साथ उड़ सकते हैं। इसका उपयुक्त स्पष्टीकरण क्या है। देखिए, समताप मंडल के निचले भाग में बादल या जलवाष्प नहीं होते हैं। दूसरा कि समताप मंडल के निचले भाग में ऊर्ध्वाधर पवनें नहीं होती है। इस संदर्भ में उपयुक्त में से कौन से कथन जो है कि उपयुक्त स्पष्टीकरण है। देखिए, अगर हम बात करें समताप मंडल की, ठीक है, तो समताप मंडल के निचले भाग में बादल या जलवाष्प नहीं होते हैं, बिल्कुल सही है। देखिए, जो हवाई जहाज होती है ना, समताप मंडल में ही उड़ता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कम से कम विक्षोभ पाया जाता है, ठीक है, समताप मंडल में। दूसरी बात है कि जो बादल वगैरह होती है, ठीक है, ये विशेष रूप से क्षोभ मंडल में पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये इसलिए आपका ये सही है। और समताप मंडल के निचले भाग में ऊर्ध्वाधर पवनें नहीं होती है। देखिए, समताप मंडल में ऊंचाई के साथ जो है कि तापमान में वृद्धि और इस क्षेत्र को एक स्थिर स्थान बनाती है, जहां हवा लंबवत रूप से नहीं पलटती है। और इस प्रकार जो है कि समताप मंडल में ऊर्ध्वाधर हवाएं लगभग अनुपस्थित रहती है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि पवनें नहीं है, तो ये भी आपका सही है। पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, 1 और 2 दोनों सही है। बायोकार्बन एंड फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप्स का प्रबंधन निम्नलिखित में से कौन करता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। पूछा जा रहा है कि बायोकार्बन एंड फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप्स का प्रबंधन निम्नलिखित में से कौन करता है। तो ये करता है आपका विश्व बैंक। देखिए, अगर हम विश्व बैंक के बारे में बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि जो भी इसके सदस्य देश हैं उन राष्ट्रों को पुनर्निर्माण विकास के कार्यों में जो है कि ये क्या करता है, आर्थिक सहायता प्रदान करता है विश्व बैंक। विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी, तो विश्व बैंक की स्थापना जो है कि 1944 ईस्वी में की गई थी। और इसका जो है कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर जो है कि वाशिंगटन डीसी में है। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। गलत की बताइए। खमसीन, मिस्र, फोहन, अल्पस पर्वत, मिस्ट्रल, राइन घाटी, बोरा, पोलैंड। इसमें से आपको क्या बताना है, गलत युग्म बताना है। देखिए, खमसीन की बात हम करें तो खमसीन जो ये हवाएं हैं, ठीक है, खमसीन जो है कि ये हवा है, ये मिस्र की स्थानीय हवा है। फोहन बोल सकते हैं या फिर फान बोल सकते हैं, ये अल्पास पर्वत के उत्तरी ढाल से नीचे उतरने वाली ये शुष्क हवाएं हैं। और मिस्रल की बात करें हम तो मिस्रल ठंडी हवाएं हैं और ये दक्षिणी फ्रांस में राइन घाटी के साथ जो है कि भूमध्य सागर की ओर ये बहती है। तो ये भी सही है। और बोरा की अगर हम बात करें तो ये पोलैंड नहीं, बोरा जो है कि शुष्क ठंडी हवा है जो कि एड्रियाटिक सागर से पूर्वी तट पर चलती है और इससे उत्तरी इटली का भाग जो है कि प्रभावित होता है, ठीक है। तो ये दूसरा, ये लास्ट वाला क्या है, गलत है, ये डी ऑप्शन हो जाएगा। अरुणडेल कमेटी 1906 के प्रतिवेदन में किस विषय की चर्चा थी। उच्चतर शिक्षा, पिछले वर्ष विभाजित किए गए बंगाल को पुनः संयुक्त करने की आवश्यकता, राजनीतिक सुधार, विवाह के लिए सहमति, आयु विधेयक में प्रस्तावित परिवर्तन। अरुणडेल कमेटी जो 1906 ईस्वी की थी उसके विषय में क्या था। देखिए, मिंटो ने 1906 ईस्वी में
राजनीतिक सुधार के संबंध में सलाह देने के लिए अरुणडेल कमेटी का गठन किया था। किसके लिए? राजनीतिक सुधार के लिए। और इस सिफारिश पर भारत के विभिन्न विधान परिषदों में विस्तार के साथ ही सामंतों की समिति के गठन का प्रस्ताव भी प्रमुख था। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। नगोया प्रोटोकॉल के संबंध में सत्य कथन बताइए। नगोया प्रोटोकॉल CBD के द्वारा कवर किए गए आनुवंशिक संसाधनों पर लागू होता है। इनमें आनुवंशिक संसाधनों के प्रयोग के लिए और अधिक सुगम शर्तों की स्थापना की गई है। नगोया प्रोटोकॉल के संबंध में सत्य कथन बताना है। ठीक है, देखिए नगोया प्रोटोकॉल CBD के द्वारा कवर किए गए आनुवंशिक संसाधनों पर लागू होता है। बिल्कुल सही है। देखिए CBD जो है ये कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है, इनमें आनुवंशिक संसाधनों के प्रयोग के लिए और अधिक सुगम शर्तों की स्थापना की गई है। ये भी आपका सही है। देखिए नगोया प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या है कि विकास के साथ साथ लोगों के लिए जैव विविधता के योगदान को बढ़ावा देना। ठीक है, तो ये दोनों सही है, पहला और दूसरा। तो ये हो जाएगा आपका सी। 1 और 2 दोनों सही है। निम्न में से कौन सी फसल सोलेनेसी कुल से संबंधित नहीं है? टमाटर, मिर्च, बैगन, फूलगोभी। पूछा जा रहा है कौन सी फसल जो है कि सोलेनेसी कुल से संबंधित नहीं है। देखिए सोलेनेसी कुल से संबंधित कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे आपके टमाटर भी है सोलेनेसी कुल का, मिर्च भी है, बैगन भी है, बट फूल गोभी जो है ये सोलेनेसी कुल का नहीं है। ये जो है कि आपका क्रूसीफेरी कुल से संबंधित है। पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है मच्छर काटने से, दूषित भोजन तथा जल से, थूक से, कुत्ते के काटने से। पोलियो का जो वायरस होता है वो शरीर में प्रवेश करता है। देखिए पोलियो है ना, ये एक संक्रामक रोग है जो कि पोलियो माइलाइटिस विषाणु के द्वारा होती है। और इसमें रोग जो है कि कारक जीव का संचरण दूषित भोजन तथा जल द्वारा होता है और इसे तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है और ये जो है कि दूषित भोजन तथा जल के द्वारा ये होता है। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? मोतियाबिंद, आंत, निमोनिया, आंखें, टाइफाइड, फेफड़ा, पीलिया, यकृत। पूछा जा रहा है कौन सा सही सुमेलित है। मोतियाबिंद की अगर हम बात करें तो मोतियाबिंद कहाँ पे होता है? तो ये आँखों में होता है। ये आँखों का रोग है, मतलब आँख प्रभावित होता है इससे। निमोनिया से जो है कि आपका फेफड़ा प्रभावित होता है। टाइफाइड से आपका आंत प्रभावित होता है और पीलिया से आपकी यकृत प्रभावित होती है। तो ये सही जो है कि आपका डी ऑप्शन है। निम्न में से कौन सी कला परिवर्तनशील भ्रूण की शुष्कन से रक्षा करती है? पितक कोष, जरायु, उलाव, अपरापोषिका। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कला परिवर्तनशील भ्रूण की शुष्कन से रक्षा करती है? तो वो है आपका उल्वा। देखिए इसको जो है कि एमनियान भी कहते हैं और इसमें विलवी तरल पदार्थ होता है जो कि भ्रूण के नम बनाए रखने और जो बाहरी दबाव होता है उससे जो है कि सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। सत्य कथन की पहचान कीजिए। अनुप्रस्थ तरंगें ठोस माध्यम में ही उत्पन्न होती है। अनुप्रस्थ तरंगों का संचरण शीर्ष एवं गर्त के रूप में होता है। जब तरंग की गति की दिशा माध्यम के कणों के लंबवत होती है तो उसे अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। सही सभी कथन सत्य हैं। देखिए अनुप्रस्थ तरंगे ये ठोस माध्यम में ही उत्पन्न होती है, बिल्कुल सही है। अनुप्रस्थ तरंगों का जो संचरण होता है वो शीर्ष तथा गर्त के रूप में होता है, ये भी आपका सही है। और जब तरंग की गति की दिशा माध्यम के कणों के लंबवत होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। तो इट मीन्स कि ये सब सारे सही है। तो ये हो जाएगा सभी कथन सत्य हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की स्थापना कब हुई थी? 1952 में, 1954 में, 1956 में, 1958 में। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO देखिए ये डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ये जो है कि भारत की रक्षा से जुड़े अनुसंधान कार्यों के लिए ये देश का क्या है? अग्रणी संस्थान है। देखिए इसकी स्थापना जो है कि 1958 में हुआ था और भारतीय थल सेना एवं रक्षा विज्ञान संस्थान के तकनीकी विभाग के रूप में इसकी स्थापना किया गया था। और इसका मुख्यालय कहाँ पे? तो DRDO भवन है न्यू दिल्ली में।
तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। भारत संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को का सदस्य कब बना? 1942 में, 1944 में, 1945 में, 1946 में। देखिए भारत जो है कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन है यूनेस्को, इसका सदस्य कब बना? देखिए यूनेस्को की स्थापना हुआ था 16 नवंबर 1945 को। यूनेस्को की स्थापना कब हुआ था? 16 नवंबर 1945 को। और भारत जो है कि इसका सदस्य कब बना? 1946 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय फ्रांस पेरिस में है। रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होती है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। देखिए रतौंधी ये किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये होता है विटामिन ए की कमी के कारण। देखिए विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल है। और इसके स्रोत क्या क्या हैं? हरी सब्जी है, गाजर है और मछली का तेल है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी एंड विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जे परिकिंस पेंसिलिन, जे एल बेयर्ड टेलीविजन, ए जी बेल टेलीफोन, जेम्स वाट वास्प इंजन। इसमें पूछा जा रहा है कि सुमेलित नहीं है कौन सा? देखिए पेंसिलिन की खोज किसने किया था? तो पेंसिलिन की खोज किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में, न कि जे परकिंस ने। पेंसिलिन की खोज किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था 1928 में। जे एल बेयर्ड इन्होंने टेलीफोन की खोज किया। ए जी बेल जे एल बेयर्ड ये टेलीविज़न की खोज किया। ए जी बेल टेलीफोन की खोज किया। एंड जेम्स वाट जो है कि वास्प इंजन की आविष्कार किए। पेंसिलिन का खोज जो है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया। तो ये जो है कि आपका सुमेलित नहीं है। सिफिलिस रोग का वाहक कौन सा है? जीवाणु, विषाणु, कवक, फंगी। सिफिलिस रोग, इस रोग का वाहक कौन होता है? तो देखिए सिफिलिस रोग जो है कि ट्रेपोनेमा पैलिडम नामक जीवाणु द्वारा होता है। तो इसका वाहक होगा कौन सा? जीवाणु होगा। ए ऑप्शन आपका सही है। रेडियो तरंगों के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। रेडियो तरंगों के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर कौन सा है? देखिए रेडियो तरंगे उच्च तरंगदैर्ध्य तथा अत्यंत निम्न आवृत्ति वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। और रेडियो तरंगे का जो प्रसारण में आयन मंडल स्तर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये हो जाएगा आपका ये, जो कि ये पृथ्वी से जो है कि सामान्यतः 80 किलोमीटर से ऊपर होता है। ठीक है, 80 किलोमीटर से ऊपर होता है आयन मंडल, जिसमें रेडियो तरंगों के संचरण के लिए ये प्रयुक्त वायुमंडल स्तर है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से पिछले वीडियो में, इसका आंसर आप लोगों को देना था कि 1889 ईस्वी में अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? मोहम्मद अली, अब्दुल लतीफ़, मिर्ज़ा गुलाम अहमद, मौलवी नज़ीर अहमद। 1889 ईस्वी में जो अहमदिया आंदोलन था, इसका प्रारंभ जो है कि किसने किया? तो देखिए इसकी शुरुआत जो है कि पंजाब के गुरदासपुर के मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने किया। किसने किया? मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने किया। और जो 1889 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, इस आंदोलन को कादियानी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतरिक्ष यात्री द्वारा अंतरिक्ष यान से बाहर कोई वस्तु गिराने पर वह वस्तु सतह पर गिर जाएगी, स्थिर बनी रहेगी, अंतरिक्ष यान की गति का अनुसरण करेगी, स्पर्श रेखीय दूर जाएगी, स्पर्श रेखा से दूर जाएगी, स्पर्श रेखीय दूर जाएगी और स्पर्श रेखा से दूर जाएगी। अंतरिक्ष यात्री द्वारा अंतरिक्ष यान से बाहर कोई वस्तु गिराने पर वह क्या होगा? इसका जो है कि आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि मेरी जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा दूसरा चैनल है श्री GS पॉइंट, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक एक मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है स्टडी विद श्री 25 एंड श्री GS पॉइंट। और ये जो है कि हमारा टेलीग्राम का लिंक है, चैनल का नाम है ये। इन सब का जो है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ पे क्लिक करते हैं आप यहाँ पे
पहुंच जाएंगे। तो इन सब सारे जगहों से कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि इन सब सारे जगहों से स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है, जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुंच सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग एक लाइक कर दिया कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।